हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यह वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पार्ट 3 है। इसके पहले हमने अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन वगैरह हुआ है उसके बारे में चर्चा किया है, और पार्ट 2 जो है उसमें हमने बंगाल विभाजन से लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड तक जो घटनाएं हुई हैं सन 1905 से लेकर के 1919 तक, उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा किया है। और यह दोस्तों पार्ट 3 है। इसमें जो है कि हम 1920 से लेकर के 1947 तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आता है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर आपको इससे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यह जो 3 वीडियो अपलोड किया है इसमें सभी घटनाओं को शामिल किया है, कोई भी घटनाएं कोई छोड़ा नहीं है। तो आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत किया था, और वह कब किए थे? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने इसको शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। इसी दिन क्या हुआ था कि जब 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उसी दिन जो है कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी, तो वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इसी दिन जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में जो है कि सर्वाधिक जो है कि शिक्षा संस्थान जो थे उसका बहिष्कार किया गया था। बहुत से लोगों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि शिक्षा संस्थानों का असहयोग आंदोलन में समय में सर्वाधिक बहिष्कार किया गया था। और फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि गांधी जी ने वायसराय जो थे उस समय उनको एक पत्र लिखा और उनको यह धमकी दिया कि अगर 1 हफ्ते के भीतर सरकार की जो उत्पीड़न नीतियां हैं उसको वापस नहीं लिया गया तो गांधी जी जो है कि व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो गांधी जी द्वारा एक पत्र लिखा गया 1922 ईस्वी में जो वायसराय थे उनको, कि अगर जो है कि जो उत्पीड़न नीतियां अंग्रेज लाए हैं, जो लागू किए हैं भारतीयों पर, उसको अगर समाप्त नहीं किया गया तो जो है कि एक व्यापक आंदोलन होगा जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा। तो दोस्तों, जब यह पत्र गांधी जी ने वायसराय को लिखा, उसी समय क्या हुआ कि उसी समय गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर जो है कि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने जो है कि पुलिस वालों को घेर करके एक चौकी के भीतर और चौकी में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिस वाले मर गए। तो यह जब घटना गांधी जी को पता चली, उसी समय यह पत्र लिखकर भेजे थे और उसी समय यह सूचना गांधी जी को मिली कि जो है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो गांधी जी जो है कि इससे थोड़ा दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी जो चाहते थे वह चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो वह अहिंसक हो, इसमें हिंसा नहीं करनी है, हम अहिंसक आंदोलन चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि जो है कि अपने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब उनको यह पता चला कि चौरी चौरा में यह कांड हो गया है तो उसके बाद जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 12 मार्च 1922 ईस्वी को या 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो है कि गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, जब गांधी जी इंडिया आए थे 1915 ईस्वी में, तो उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी जो है कि काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों का सपोर्ट वगैरह कर रहे थे, लोगों को जो है कि अपील कर रहे थे कि आप थोड़ा साथ दीजिए, इनका नीतियाँ बनाने में साथ दीजिए, तो जिससे कि अंग्रेज खुश होकर के इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिए थे। लेकिन जब गांधी जी यहाँ पर रह कर के यहाँ के सब चीज़ों को देखते हैं, परेशानियों को पता करते हैं, तो उसके बाद जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तब जो है कि कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी
उसको जो है कि गांधी जी ने वापस कर दिया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। हम धीरे धीरे इस वीडियो में बात करेंगे और जो है कि सब कुछ चीज़ें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट घटना देखते हैं। तो देखिए अगली घटना हम देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड है जिसका कि जिक्र अभी हमने किया था। तो देखिए क्या हुआ था कि इसमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नामक स्थान है। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी कि जो है कि क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पकड़ लिए थे पुलिस वाले और पुलिस चौकी में बंद कर दिए थे। तो लोग जो है कि उसका विरोध कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि उनको छोड़ दिया जाए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनको छोड़ते नहीं हैं, ऊपर से उन पर लाठीचार्ज वगैरह कर देते हैं, जिससे कि जो गांव वाले थे वो जो आंदोलनकारी थे वह जो है कि गुस्सा हो जाते हैं और क्या करते हैं कि पूरे पुलिस वालों को घेर करके जेल के अंदर वहां पर बंद करके पुलिस चौकी को बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे कि 22 जो पुलिस वाले थे वह जिंदा जल जाते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड में यह हुआ था। और यह कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है स्वराज पार्टी का गठन। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन क्या हुआ था कि जब गांधी जी ने यह अनाउंस किया कि अब असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, अब इसको नहीं चलाया जाएगा, तो उस समय क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में जो है वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो थे वह लोग भी उसमें शामिल थे। तो वह लोग क्या करते हैं कि वह लोग जो है कि अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यह लोग मार्च 1923 ईस्वी में करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 ईस्वी में जो है कि हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका स्थापना जो है वह इलाहाबाद में हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह इलाहाबाद में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं काकोरी कांड। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार तो लगभग 90% है कि इससे एक न एक प्रश्न जरूर बन जाएगा, क्योंकि काकोरी कांड देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। काकोरी कांड का नाम हो गया है काकोरी द ट्रेन एक्शन हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है कि काकोरी कांड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो काकोरी द ट्रेन एक्शन नाम इसका कर दिया गया है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और ये TRE 2 में इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। तो TRE 3 में भी आपके इंपॉर्टेंट है री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो इसमें TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ है उस पर तो नहीं आया था, लेकिन री एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन सकता है। और दूसरी चीज़ TRE 4 में भी यह प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो काकोरी कांड है ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्या हुआ था कि सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इन तीनों ने मिलकर किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो क्या हुआ कि यही जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें बहुत से सदस्य जुड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल 1925 ईस्वी में 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर जो है कि संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ कि यह जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह एक ट्रेन लूटने का प्लान बनाती है और अगले साल जो है, अगले साल 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास में जो काकोरी नामक स्थान है जो कि लखनऊ सहारनपुर संभाग में पड़ता है, तो वहाँ पर जो है कि यह लोग ट्रेन में एंटर करते हैं और ट्रेन में एंटर करके एक डकैती डालते हैं और उसमें जो खजाना जा रहा था
उसको यह लोग लूट लेते हैं। तो इसी घटना को जो है कि काकोरी कांड के नाम से यह घटना विख्यात है। अब इसको जो है कि काकोरी द ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है कि जब यह घटना घटित होती है, अंग्रेजों को पता चलता है, तो जो अंग्रेज होते हैं वह क्या करते हैं कि काकोरी षड्यंत्र में 29 क्रांतिकारियों को यह लोग पकड़ते हैं। और उसके बाद जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कि इसमें फांसी दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को जो है कि इस घटना के बाद जो है कि इनको तुरंत फांसी दे दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसमें जो बड़े बड़े लोग थे उनको फांसी हो गई थी, तो यह थोड़ा कमज़ोर संस्था हो जाती है। और इसमें जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़ाते हैं, वह इसमें गायब रहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे वह भी इसी संस्था के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो यह लोग क्या करते हैं कि 8 अप्रैल 1928 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंकते समय पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि इसमें जो है कि अंग्रेज सब जो है कि जब काकोरी द ट्रेन एक्शन होता है, तो उस समय अंग्रेज सब क्या किए कि उसके बाद वह लोग एक रूल ला रहे थे कि वह यह कह रहे थे कि हम एक जो है कि एक अपना नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जिसमें कि जितने भी बड़े नेता वगैरह हैं उनके पीछे जो है कि हम सैनिक रखेंगे उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए। लेकिन उनका मकसद यह था, उनका सुरक्षा करना मकसद नहीं था, उनका मकसद यह था कि हम जो है कि अंग्रेज सैनिक रख करके और जासूसी करवाएंगे, जो भी भारतीय बड़े नेता हैं या क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी जासूसी करवाएंगे और उनको जो है कि उसके बाद हम लोग बंधक वगैरह बनाएंगे। तो यह जब बात पता चलती है, तो उसके बाद जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, यह लोग असेंबली में जाते हैं जहां पर यह कानून पास हो रहा था, तो उस पर ये बहस चल रही थी उस कानून पर। तो वहां पर यह लोग जाते हैं और वहां पर जो है कि किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं जाते हैं, बस जो है कि वह बहस को भंग करना चाहते हैं। और वह लोग क्या करते हैं कि वह लोग खाली जगह पर बम फेंकते हैं और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं और वहां से निकलते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि वहां पर जो है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि वहां पर जो है कि क्या होता है कि अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी जाती है? तो वह जो है कि दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो यह इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि यह जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह थी उसके सुधार वगैरह की जांच करने के लिए आया था। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर आपेक्षिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, जो आपेक्षिक सुधार वगैरह करना था उसके लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे, जो है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं सबका जो है कि जांच करने के लिए आया था। और उसके जो सभी सदस्य थे वह अंग्रेज थे, इसलिए जो है कि साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार हो रहा था, विरोध हो रहा था। लोग इससे आक्रोशित थे क्योंकि जो भारतीय थे वह लोग चाहते थे कि इसके जो सदस्य हैं वह कुछ भारतीय भी तो रहें, क्योंकि हमारी सुरक्षा वगैरह की जाँच करना है और हम ही उसमें नहीं रहेंगे तो अच्छे तरीके से जाँच कैसे हो पाएगी। तो इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। और यहाँ पर जो है कि देखिए लिखा भी गया है कि भारत में इसका बहुत विरोध हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होता है
कि साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसमें लाला लाजपत राय जी जो थे वह काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि उस समय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस जो है कि भीड़ पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसमें कि लाला लाजपत राय जी जो थे वह काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं, इनके सर पर चोट लग जाती है और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब लाला लाजपत राय जी पर पुलिस की लाठी का प्रहार हो रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय जी ने भी यह कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। कभी कभी यह कोटेशन दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा था, तो वह कहे थे लाला लाजपत राय जी ने। जी हाँ दोस्तों, जो है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनके जो है कि सिर पर चोट लग गई थी, पुलिस ने लाठी प्रहार कर दिया था जिससे कि उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों सभी टॉपिक को अच्छे से देखते चलिए क्योंकि यह सभी टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों से इन सभी टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली घटना देखते हैं। अगली घटना आपकी है डांडी मार्च। जी हाँ दोस्तों, डांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डांडी मार्च की शुरुआत जी जो है वह गांधी जी किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने जो है कि इसमें सबसे पहले जो है कि 78 अनुयायी जो थे गांधी जी के, उनके साथ गांधी जी मिलकर जो है कि साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किए थे और 24 दिन की यह लंबी यात्रा थी। जी हाँ दोस्तों, और यह जो यात्रा थी दांडी मार्च यह 24 दिन तक चली थी और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है कि यह यात्रा समाप्त हुई थी और गांधी जी ने जो है कि आंशिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय क्या था कि अंग्रेज सब यह रूल लगाए थे कि सिर्फ जो है कि गवर्नमेंट ही जो है कि नमक बनाएगी और गवर्नमेंट नमक बना करके उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती थी और उसके बाद जो है कि लोगों को नमक बेचती थी। तो इससे जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि गांधी जी गुस्सा हुए थे। वह कहते थे कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका यूज करने का हक सबको है। तो इसलिए वह इस कानून का उल्लंघन करते हैं, इसको तोड़ते हैं और सभी को जो है कि नमक बनाने का अधिकार दे देते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों जिस दिन जो है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था उसी दिन जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब यह नमक कानून टूट गया तो उसके बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि जो अंग्रेज लोग थे वह क्या करते थे कि वह भारत की किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे, भारतीयों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने जो है कि निश्चय किया कि अब जो है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे और 6 अप्रैल 1930 को वह कर भी देते हैं। और क्या होता है कि इसमें जो पश्चिम में है, पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कि मदद करते हैं, इसमें भाग लेते हैं और जो है कि उन्होंने एक जो है कि संस्था गठित किया था जिसको कि खुदाई खिदमतगार नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया भी था, TRE 2 में भी आया था, TRE 1 में भी आया था कि खुदाई खिदमतगार किनसे संबंधित है। तो खुदाई खिदमतगार जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। इन्होंने इसका गठन किया था और इसको लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पश्चिम सीमा प्रांत थे उनमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। उनमें जो है कि पश्चिम सीमा प्रांत में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है कि नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला घटना देखते हैं। तो अगली जो घटना है वह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, जब यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है तो उसके बाद अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज लोग यह सोचते हैं कि हम कैसे जो है कि भारतीयों पर कंट्रोल पाएं। तो उसके लिए वह लोग क्या करते हैं कि एक मीटिंग बुलाते हैं, और वह जो मीटिंग होती है वह उस समय इंग्लैंड में होती है। तो वह क्या करते हैं, लंदन में होती है। तो उस समय क्या करते हैं कि जो सभी भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे उनको यह न्योता देते हैं कि आप जो है कि लंदन में आइए और हमारी मीटिंग में भाग लीजिए। तो उसी को बोला जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है और 13 जनवरी 1931 तक जो है कि यह चलता है, और यह जो है कि लंदन में आयोजित किया जाता है। और इसमें जब यह न्योता देते हैं तो इसमें जो है कि सबसे पहले 89 लोग भाग लेते हैं। 89 लोगों में 76 लोग जो थे वह भारतीय थे और 13 जो थे वह ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इसको याद रखेंगे, 76 लोग भारतीय थे और 13 लोग ब्रिटिश अधिकारी थे। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और कितने टोटल थे, तो 89 लोग टोटल जो है वह भाग लेते हैं। और दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और दोस्तों कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से गया था। तो वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछा जाता है वह यही पूछता है कि कब हुआ था, 1930 में कि 31 में कि 32 में, यह चीज़ें पूछा जाता है। तो देखिए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है यह 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर 1931 को जो है कि यह प्रारंभ हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि गांधी जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं शामिल होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो इरविन था, वह इरविन जब भारत आता है तो इरविन और गांधी जी के बीच जो है कि समझौता होता है, जिसको कि गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। और यह 5 मार्च 1931 को होता है। तो उसके बाद जो है कि इरविन जो था वह गांधी जी की कुछ शर्तों को मान लेता है, और जो गांधी जी थे वह इरविन की कुछ शर्तों को मान लेते हैं। तो जिसके बाद जो है कि गांधी जी यह निर्णय लेते हैं, चलिए हम जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है कि वही सब चर्चाएं होती हैं कि किस तरह से क्या नीति बनेगी क्या वगैरह। तो वहाँ पर जो है कि काफ़ी गांधी जी काफ़ी गुस्सा वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीयों के हक के बारे में अच्छे से बात नहीं हो रही थी। उसके बाद वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडिया वापस लौट आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत है वह 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुई थी और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को यह चली थी। मतलब 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट होता है और 24 दिसंबर 1932 तक जो है कि यह आयोजित होता है। और इसमें क्या होता है कि इस सम्मेलन में मात्र 46 लोग जो है कि वह भाग लेते हैं, कोई भी नहीं जाता है। मात्र 46 लोग जो है कि इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो है वह तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इन तीनों सम्मेलन में बस यही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम किस वर्ष हुआ था, द्वितीय किस वर्ष हुआ, तृतीय किस वर्ष हुआ, गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया,
कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया। बस इतनी चीज़ें जो है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगली घटना देखते हैं। तो अगली घटना आपका है अगस्त प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, किस लिए आया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। जी हाँ दोस्तों, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि हम जो है कि भारत जो है कि विश्व युद्ध में आपकी सहायता नहीं करेंगे। अगर हमको आप जो है कि स्वतंत्र करेंगे तो हम जो है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे और युद्ध में जो है कि भाग भी लेंगे। तो इसमें क्या होता है जब कांग्रेस यह प्रस्ताव रखता है तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में जो है कि वायसराय जो लॉर्ड लिथगो था वह 8 मार्च 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, जो लॉर्ड लिथगो था वह क्या करता है कि इस प्रस्ताव के उत्तर में एक प्रस्ताव पारित करता है जिसको कि अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। और उसमें यह कहा गया था कि इस प्रस्ताव में जो है कि डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट तब देने की बात की गई थी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद यह कहा गया था कि हम आपको जो है कि डोमिनियन स्टेट देंगे, आप जो है कि उसमें अपनी सरकार वगैरह चला सकते हैं। लेकिन डोमिनियन स्टेट का मतलब ही यही होता है कि आप तो सरकार चलाएंगे लेकिन जो कंट्रोल होगा वह अंग्रेजी गवर्नमेंट का होगा। तो ऐसा उसमें कहा गया था। फिलहाल यह जो है कि चर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और यह फेल हो जाता है जो अगस्त प्रस्ताव था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यह फेल हो जाता है अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी बातें की गई थी जो कि भारतीय जो थे वह मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए यह जो है कि चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो है कि 22 मार्च 1942 को जो है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है। और इसमें जो है कि वह भी चाहता है कि भारतीय जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि भारतीय जो है अंग्रेजी गवर्नमेंट का सहयोग करें, अंग्रेजों का साथ दें। तो इसमें भी जो है कि संविधान वगैरह बनाने की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेट वगैरह देने की बात की गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिलहाल इसमें भी अच्छे से बात नहीं बनती है क्योंकि जो अंग्रेज थे वो प्रथम विश्व युद्ध में भी कुछ ऐसा कहे थे, लेकिन उन्होंने जो है कि बाद में समाप्त होने के बाद डायरेक्ट मना कर दिया था। तो इसलिए भारतीयों में थोड़ा असंतोष भी था, तो इसलिए यहाँ पर भी बात नहीं बनती है। और जो भारतीय थे वह काफ़ी मना कर देते, वह डायरेक्ट कह देते हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है? बम्बई में 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो के नारा के साथ जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो के नारा के साथ शुरुआत होती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। हम इसलिए इतना लंबा बता रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे। करो या मरो का नारा पूछा जाता है कि किस जो है कि करो या मरो का नारा जो है कि किस आंदोलन में दिया गया था। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें यह नारा दिया गया था। और करो या मरो का जो नारा है वह उसमें नेतृत्व या करो या मरो नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें गांधी जी ने जो है वह नेतृत्व किए थे। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है कि जो है कि आंदोलन की शुरुआत हो रही है तो अगले दिन ही क्या करते हैं कि गांधी जी को पकड़ के अरेस्ट कर देते हैं। उनको जो है कि आगा का खां पैलेस में रख देते हैं। और जो भी बड़े नेता थे जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, सबको वह लोग पकड़ लेते हैं अंग्रेज सब, और उनको जो है कि जेल में डाल देते हैं। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा था वह कमज़ोर नहीं पड़ता है
क्योंकि इसमें जो है कि सभी लोग अपना खुद नेतृत्व कर रहे थे। इसमें जो है कि कोई एक अकेला नेतृत्व नहीं कर रहा था। इसमें जितने भी लोग थे सभी लोग जो हैं कि काफ़ी जो है कि अड़ करके और खुद अपना नेतृत्व कर रहे थे, जिससे कि यह जो आंदोलन है यह जब बड़े बड़े नेताओं को यह लोग पकड़ लेते हैं तो यह कमज़ोर नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छे से चलता है और काफ़ी उग्र हो जाता है। जब बड़े नेताओं को पकड़ लिया जाता है तो यह आंदोलन बंद होने की बजाय काफ़ी उग्र हो जाता है, जिससे कि जो है कि अंग्रेज थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं और बाद में इनको जो है कि छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली घटना है कैबिनेट मिशन। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, कैबिनेट मिशन जो है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1939 से 1945 तक चलता है, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है कि अमेरिका द्वारा बम गिरा दिया जाता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उस समय जो है कि तब विश्व युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1946 को जो है कि जनवरी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय किया। जी हाँ दोस्तों, जो क्या था कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, वह क्या करते हैं कि भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श करने के लिए जो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लेते हैं। और क्या होता है कि 29 मार्च, जनवरी में यह निर्णय लिया जाता है और 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के तीन सदस्यों ने जो है कि भाग लिया। तो यह जो कैबिनेट मिशन है, इसमें क्या होता है, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो यहाँ पर जो है कि शिमला में एक मीटिंग आयोजित करवाता है और उसमें जो है कि मुस्लिम लीग के 3 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन सदस्य जो है उसमें भाग लेते हैं और चर्चाएं वगैरह होती हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो है कि कैबिनेट मिशन जब यहाँ से विचार विमर्श वगैरह करके जाता है तो उसके बाद जो है कि फिर 1947 में आप जान ही रहे हैं कि भारत आज़ाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह मुख्य घटनाएं थीं जो कि हमने इस वीडियो में शामिल किया है। आपसे निवेदन है कि आप क्या करिएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट को आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ज़रूरी यह बात है कि अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, चैनल आपको अच्छा लगता हो, तो इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को हमारी शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक पहुंच सके और बहुत से लोग की एक अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों, आप लोग TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं री एग्ज़ाम की कि TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो उस पर भी कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।